खौफ की आवाज। दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने जो घर लिया वो हमें रास नहीं आया, नए घर में आते ही मुश्किलात आ गईं। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में ऐसे ही एक पुरस्कार घर की कहानी। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो बिना वक्त ज़ाया करे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है साजिदा ने। अपनी कहानी में वो कहती हैं कि ये बात तब की है जब मेरे शौहर को नया और कुशादा मकान ख़रीदने का शौक़ हुआ था। मेरे सास ससुर के इंतकाल के बाद मेरे जेठ ने वो घर बेचने का फ़ैसला कर लिया था जहां हम सब इकट्ठे रहते थे। मकान बिकने के बाद हमारे हिस्से में इतनी अच्छी खासी रकम आ गई थी जिससे हम अपना ज़ाती घर ख़रीद सकते थे। अब मकान ढूंढना भी कोई आसान काम नहीं था। यूं तो बहुत सारे मकान मिल रहे थे, मगर अपने हिसाब का मकान मिलना भी एक अलग ही मुअम्मा होता है। हमें प्रॉपर्टी वाले ने काफ़ी घर दिखाए। एक घर मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि चलो मकान देख कर आते हैं। मैंने जब वो मकान देखा तो मेरे दिल को बिल्कुल भी ना भाया। एक तो वो शहर से ज़रा दूर बना हुआ था और दूसरा वो इलाका भी थोड़ा खाली था। मगर मेरे शौहर को तो वो मकान जैसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गया था। वो घर काफ़ी कुशादा था और उसके दाम शहर से ज़रा बाहर की तरफ होने की वजह से काफ़ी कम थे और इसी वजह से मेरे शौहर ने कहा था कि यही अच्छा है। मेरे शौहर ने मुझसे पूछा कि तुम बताओ क्या इरादा है तुम्हारा? तो मैंने कहा कि आप देख लें, मैं इतनी आबादी से दूर जगह में कैसे रहूँगी अकेले, ना कोई रिश्तेदार है करीब और ना ही कहीं आना जाना आसान। तो इस पे मेरे शौहर ने कहा कि असल मज़ा तो ऐसे ही इलाके में रहने का आता है, आबादी और शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर। शौहर ने मेरी बात तो माननी नहीं थी, तभी मैं खामोश हो गई। मेरी अम्मी भी मेरे साथ थीं। उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी मकान लो इसके बारे में अच्छे तरीके से पता कर लेना, क्योंकि कोई भी मकान और उसकी तारीख़ उसमें रहने वालों और उसमें आने वालों की तकदीर पर असरअंदाज होती है। जब मेरे शौहर ने प्रॉपर्टी वाले से पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये तो काफ़ी पुराना घर है और काफ़ी मजबूत भी है। ये एक ताजिर का था जो आज़ादी के वक़्त इंडिया चला गया था। तब से ये घर एक भाई से हैसियत फैमिली ने ख़रीद लिया था जो इंडिया से हिजरत करके यहाँ पर आए थे। फिर उन्होंने भी ये मकान फ़रोख्त कर दिया। उसके बाद से ये मकान तकरीबन 2-3 बार बिक चुका है। आपकी खुशकिस्मती है कि आप लोगों को मैंने ये मकान दिखा दिया। शायद वो काफ़ी बड़ा मकान था। ये आप लोगों को इसलिए सस्ता मिल रहा है क्योंकि यहाँ के मारे मकान को पैसों की अशद ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग बैरून मुल्क शिफ्ट हो रहे हैं। बस फिर क्या था, इस बात ने मेरे शौहर का इरादा और पक्का कर दिया और अगले दिन मेरे शौहर ने मकान की पेमेंट कर दी। उस वक्त मैं उम्मीद से थी और पहले बच्चे की पैदाइश का वक़्त अब करीब ही था। मेरी अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं इस हाल में अकेली उस घर में जाऊं, तो अम्मी ने कहा कि बच्चे की पैदाइश के बाद बेशक मैं नए घर में जा सकती हूं, मगर पैदाइश तक मैं अम्मी के साथ ही रहूंगी। मेरे शौहर ने बड़ा इसरार किया, मगर मेरी अम्मी बिल्कुल भी इस बात पर तैयार नहीं थी कि मैं इस हालत में उस घर में अकेली शिफ्ट हो जाऊँ। तब तक मेरे शौहर ने कहा कि चलें ठीक है। उसके बाद मैं और मेरे शौहर बच्चे की पैदाइश तक मेरी अम्मी के घर में ही रहे। बच्चे की पैदाइश के बाद मेरे शौहर ने कहा कि बस अब अपने घर चलेंगे, जहां उन्होंने पहले ही सब सामान डलवा दिया था। अब इस घर में आए हुए 2 दिन ही हुए होंगे कि रात के वक़्त मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाहर कोई किसी जानवर का गला दबा रहा है। मेरे साथ ही मेरी अम्मी भी सो रही थीं। उनको मैं अपने साथ ही ले आई थी और मेरी बेटी भी मेरे पास ही सो रही थी। जैसे ही वो आवाज़ आई मैं उठ गई। हर तरफ मुकम्मल खामोशी का राज था। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। मेरे शौहर साथ वाले कमरे में सो रहे थे। मेरी अम्मी ने कहा था कि छिल्ले के पूरे होने तक मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, क्योंकि इस हालत में किसी औरत और ख़ास तौर पर माँ की बहुत ज़रूरत होती है। पूरी रात मैं करवटें बदलती रही और सुबह हो गई। अगली रात भी मेरी आंख एक अजीब सी आवाज़ से खुल गई। मैं उठ के खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई, जहाँ से पूरा सहन नज़र आ रहा था। चाँद अपनी आबोताब पर था। मुझे लगा कि जैसे सामने सहन की दीवार पर
बहुत सारी बिल्लियाँ खड़ी हैं और वो एक एक कर दीवार से गिर गईं। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर दीं और जब खोल कर देखा तो फिर से वही मंज़र मेरी आंखों के सामने था। मैं ये मंज़र देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैंने फ़ौरन अम्मी को उठाया। अम्मी ने कहा कि क्या हुआ बेटा, मगर मैं कुछ बता नहीं सकी और बस कहा कि बिल्ली थी सामने। अम्मी ने कहा बेटा परेशान मत हो, मैं यहीं हूँ, तुम छिल्ले में हो, ऐसी हालत में औरतें अक्सर डर जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। अभी तक मोहल्ले से कोई भी औरत हमसे मिलने नहीं आई थी। कुछ दिन बाद रात के वक़्त फिर से मेरी आंख उसी अजीब सी आवाज़ की वजह से खुल गई और साथ ही मेरी अम्मी भी उठ गईं। मैंने अम्मी को कहा कि साथ वाले कमरे में क्या है, कोई बिल्ली है क्या? मेरी अम्मी ने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं कल से वही नमाज़ पढ़ूंगी, तुम ज़्यादा मत सोचो। मुझे एक अजीब सी वहशत आती थी उस सामने वाले कमरे से। मेरी अम्मी ने कहा कि परेशान मत हो, कल से हम साथ वाले कमरे में सो जाएंगे जहाँ मेरे शौहर सोते हैं और उनको यहाँ सुला देंगे। मैंने अम्मी को कहा कि उनके सामने मेरे डर की बात मत करिएगा, वो ऐਵੇਂ ही गुस्सा हो जाएंगे कि अभी इतनी मेहनत से घर लिया है और मैं क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ। ऐसी बातों पर उनको गुस्सा आ जाता है अम्मी। अगली शाम को शौहर काम से आए तो मुझे कहा कि कमरे में रात को बहुत गर्मी होती है, आज सहन में सोते हैं। मेरी अम्मी ने बहुत मना किया कि इस वक्त मुझे और मेरी बेटी को बाहर नहीं सोना चाहिए, मगर मेरे शौहर ने कहा कि कुछ नहीं होता है और सहन में 2 चारपाइयाँ लगा दी। एक में मैं और मेरी बेटी थी और एक में शौहर थे। आज मेरे शौहर साथ ही थे तो मुझे डर महसूस नहीं हो रहा था। मेरी अम्मी कहती रह गईं कि बेटा तुम लोग क्यों एहतियात नहीं कर रहे हो, अभी तो छोटी 1.25 महीने की भी नहीं हुई है। मगर शौहर बज़िद रहे कि कुछ नहीं होता, ये तो बस बातें हैं। अब अम्मी अंदर अकेली तो नहीं रह सकती थीं, तभी मेरे शौहर ने एक और चारपाई लगा दी जिसमें मेरी अम्मी भी मेरे साथ ही लेट गईं। आज मैं काफ़ी हद तक पुरसकून थी कि आज शौहर साथ थे, अगर कुछ भी हुआ तो उनको जगा दूंगी। अब सहन में ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं और आंखों में नींद उतर गई थी। मेरी बेटी भी आज बिल्कुल बेसुध सुकून से सो रही थी। रात के आखिरी पहर में जब मेरी आंख खुली तो ऊपर बड़ा सा परिंदा नुमा कुछ उड़ते हुए देखा। मैंने फ़ौरन अपनी आंखें बंद कर लीं। आज अंदर कमरे में से कोई भी आवाज़ नहीं आई थी तो सहन में अब ये परिंदा डराने आ गया था। मगर फिर यही ख्याल आया कि बस परिंदा ही तो है, इतना क्या डरना। सुबह एकदम से मेरी बेटी की हल्की सी चीख सुनकर मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुली तो फजर का वक्त हो रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी बेटी नींद में डर गई है। मैंने देखा कि मेरी अम्मी अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई थीं। मैंने बेटी को उठाया और अंदर आ गई और सो गई। सुबह तकरीबन 9 बजे अम्मी ने आकर उठाया कि उठ जाओ, कुछ नाश्ता वगैरह कर लो। मेरी अम्मी ने मेरे शौहर को नाश्ता दिया था और अब वो ऑफिस के लिए निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। आज बड़ी बात थी कि मेरी बेटी अभी तक सो रही थी, वरना वो तो सुबह सवेरे ही उठ जाती है। अम्मी ने कहा कि देखो तो कहीं बीमार तो नहीं हो गई है। मेरी अम्मी ने मेरी बेटी के माथे पर हाथ रखा तो कहने लगी कि ये तो बिल्कुल ठंडी हो रही है। उन्होंने उसको गोद में लिया तो उसका सर बिल्कुल ढीला होकर एक तरफ मुड़ गया। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा जल्दी उठो, इसको देखो तो क्या हो गया है। मैंने फ़ौरन उसको अपनी गोद में लिया, उसको हिलाया जुलाया, मगर वो नहीं हिली। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी जल्दी से जाकर प्लीज़ उनको रोकें, कहीं वो निकल ना जाएं। अम्मी फ़ौरन भागी और मेरे शौहर को रोका। वो जल्दी से अंदर आया और मेरी बेटी को गोद में उठाया। उन्होंने भी उसको बहुत हिलाया जुलाया, मगर वो जैसे हिल ही नहीं रही थी। हम जल्दी से उसको लेकर हॉस्पिटल भागे और जैसे ही हॉस्पिटल आने के बाद डॉक्टर ने उसको चेक किया तो हमें बताया कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मगर कुछ घंटों पहले आपकी बेटी की डेथ हो गई है। बस फिर क्या था, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी, मेरा कोई हाल नहीं था। इतने में ही डॉक्टर ने कहा कि अच्छा एक बात बताएं, आपकी बेटी के गले पर एक अजीब सी चोट है, वो कैसे लगी? ये सुनते ही मेरी अम्मी और मेरे शौहर अंदर भागे, क्योंकि मुझे तो कोई होश नहीं थी। मेरे शौहर ने और मेरी अम्मी ने जब उसकी गले पर वो बड़ा सा ज़ख़म देखा तो हैरान हो गए कि इतना बड़ा ज़ख़म इसके गले पर कैसे आया। वो कोई नॉर्मल ज़ख़म नहीं था, वो काफ़ी बड़ा ज़ख़म था। इतने बड़े अजाब के बाद मैं अपनी अम्मी के घर आ गई थी। मैं फिर से वापस उस घर में कभी भी नहीं गई। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ वहाँ क्या हुआ था। आखिर उसने वो आखिर वक्त में चीख क्यों मारी थी? आखिर उसके साथ क्या सान्या पेश आया था? ये सवाल हमेशा के लिए मेरे जहन में महफूज हो गए हैं, जिसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला।
کہ آخر اس گھر میں ایسا کیا تھا۔ میرے شوہر نے پھر وہ مکان اونے پونے داموں میں بیچ دیا۔ 1 سال بعد میرے شوہر کو اس محلے کا ایک بندہ ملا جس نے بتایا کہ بھائی آپ نے جن کو وہ مکان بیچا تھا انہوں نے بھی آگے سیل کر دیا ہے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ آئے ہیں انہوں نے بھی اس کو سیل کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ اس گھر میں پتہ نہیں کیا تھا کہ کوئی بھی وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، وہ کسی کو بھی راس نہیں آیا تھا۔ جب میرے شوہر نے بتایا تو میری امی نے یہی کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ اس گھر کے بارے میں پورا طریقے سے انفارمیشن پتہ کر لو۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہر گھر کی ایک اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ میری زندگی تو ویسے ہی میری بیٹی کی موت کی وجہ سے اب ویران سی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے پھر کبھی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ بس ہر وقت میں یہی سوچ کر مرتی رہتی ہوں کہ آخر اس گھر میں کیا تھا۔ کاش میں اس گھر میں کبھی گئی ہی نہ ہوتی، تو آج میری بیٹی میرے ساتھ ہوتی اور میری زندگی کتنی الگ ہوتی۔ تو دوستوں، دیکھا آپ نے کہ اس دنیا میں نہ جانے ایسی کتنی ہی جگہیں ہیں جن کے اندر پتہ نہیں کون کون سے راز دفن ہیں، جن کو ہم حل تو کرنا چاہتے ہیں مگر ہم بے بس ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ فری ہیں تو سوچیے گا ضرور کہ اس گھر میں اس بچی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ معصوم بچی اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی، یا اس گھر میں ایسا کیا راز تھا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سٹوری، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی خوفناک یا پر اسرار کہانی ہے تو میرے ساتھ شیئر کریں، میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔